नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की हमारी क्लास का विषय है भारत के भूगोल का भौतिक विभाजन। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले कल की क्लास का एक महत्वपूर्ण तथ्य जो छूट गया था उसे मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। साथियों, हो सकता है आपने इसे याद कर लिया हो और यह आपको अभी याद हो, लेकिन कुछ समय पश्चात आप इसे भूल जाएंगे। तो आप इसे कभी भूल ना पाएं, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है। मिनट का अंक जो है वह 4 है। मिनट का इकाई अंक 4 है। यहाँ पर देखें तो मिनट का इकाई अंक 5 है और यहाँ पर देखें तो मिनट का इकाई अंक 6 है और यहाँ पर देखें तो मिनट का इकाई अंक 7 है। इस तरह 4, 5, 6, 7 अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएं तो हम लगातार संख्याएं पा रहे हैं। जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, मतलब सभी का इकाई अंक 1 बढ़ रहा है। यहाँ 4 से बढ़ के 5 हो गया, यहाँ 5 से बढ़ के 6 हो गया और यहाँ 6 से बढ़ के 7 हो गया। तो साथियों, अब इसे याद रखने में काफ़ी आसानी होगी आपके लिए। 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। इकाई अंक पता करने के बाद हो सकता है अगर वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न हो तो आपसे इसका सही उत्तर आसानी से निकाल सकें। अगर आपको यह भी भूल जाता है तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि 8 डिग्री 4 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट में देखिए मिनट के जो इकाई अंक हैं वह 4, 5, 6, 7 हैं। अब देखें डिग्री का अंक। डिग्री का अंक यहाँ देखिए 7 है और यहाँ भी देखिए 7 है। ये दोनों समान हैं। अब यहाँ पर देखिए डिग्री का इकाई अंक 8 है और यहाँ पर डिग्री का इकाई अंक भी 8 है। इस प्रकार दो इकाई अंक यहाँ पर समान है डिग्री के और 2 इकाई अंक यहाँ पर समान है डिग्री के। तो इससे भी आपको सही उत्तर पहचानने में काफ़ी मदद मिलेगी। और एक बात, अगर आप यह भी भूल जाते हैं तो आपको 3 का पहाड़ा तो याद ही होगा। इसकी दोनों संख्याएं देख ली हैं आपने, इसकी भी 2 संख्याएं देख ली आपने, इसकी भी 2 संख्याएं देख ली आपने
और इसकी भी दो संख्याएं देख ली आपने। अब इसमें तो कोई संख्या बची नहीं। अब ऊपर से शुरू करते हैं, पहले नीचे से शुरू करते किए थे, अब ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं तो यहाँ देखते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। आपको 3 का पहाड़ा अच्छे से याद रखना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। इस प्रकार देखें तो बहुत ही आसानी से आप भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन के बारे में जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के उत्तर में है हमारा प्यारा हिमालय, और उत्तर में इस वाले क्षेत्र में हिमालय के बाद है उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बाद यह है हमारा दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र, और पठारी क्षेत्र के बाद भारत के समुद्र तटीय मैदान है। यह है हमारा थार का मरुस्थल, और यहाँ पर हैं छोटे छोटे द्वीप जिन्हें अंडमान एवं निकोबार कहते हैं, और यहाँ पर जो हैं उनको कहते हैं लक्षद्वीप। यह है हमारे भारत का भौतिक विभाजन। अगर इसमें ढाल की बात की जाए कि भारत का ढाल यहाँ पर किस तरफ है, यहाँ पर किस तरफ है, यहाँ पर किस तरफ है और यहाँ पर किस तरफ है, तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में भारत का ढाल उत्तर की ओर है, तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में इस तरफ है, इसका ढाल दक्षिण की ओर है। यहाँ पर अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के पूरब में भारत का स्लोप या ढाल इस तरफ है। अब दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में यह पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से, और यह सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों के मध्य भारत का ढाल पूरब की ओर है। तो चलिए आगे देखते हैं भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन जानने से पहले थोड़ा सा भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में जान लेते हैं। अति प्राचीन काल में सभी महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, जिनको सम्मिलित रूप से पैंजिया के नाम से जाना जाता था। पैंजिया से ही वास्तव में संपूर्ण विश्व के महाद्वीपों तथा देशों का निर्माण हुआ है। जब पैंजिया विभाजित हुआ तो सबसे पहले यह 2 भागों में विभाजित हुआ। पहला भाग अंगारा लैंड और दूसरा भाग गोंडवाना लैंड। इसका विभाजन मध्यजीवी महाकल्प में हुआ। अंगारा लैंड विभाजित होकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया तथा ग्रीनलैंड में टूट गया, जबकि गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो यह दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप में विभाजित हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण
टर्सरी युग में हुआ। टर्सरी युग में एक साथ ही हिमालय पर्वत का निर्माण नहीं हुआ, यह कई चरणों में हुआ। इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। पर्वतीय तथा पठारी नदियों के अवसादों से निक्षेपित होकर हमारा उत्तर का विशाल मैदान बना। इसको जरा मैप में समझ लेते हैं। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो हिमालय से बहने वाली नदियां बहुत सारा अवसाद अपने साथ लाकर इस खाई में जमा करती गईं तथा सतपुड़ा के उत्तर की ओर बहने वाली नदियां भी अपने साथ लाए गए अवसादों को इसी क्षेत्र में जमा करती गईं, जिससे हमारा विशाल मैदान निर्मित हुआ। क्योंकि यहाँ पर सतपुड़ा से उत्तर की ओर भारत का ढाल उत्तर दिशा में तथा हिमालय पर्वत से भारत का ढाल दक्षिण की ओर है, इसलिए यहाँ पर अवसादों के जमाव, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। मेघालय का पठार जो है वह प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, लेकिन मालदा गैप के द्वारा इसे प्रायद्वीपीय भारत से अलग कर दिया गया है। इसलिए देखने में तो यह लगता है कि भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, लेकिन भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से पता चलता है कि यह भारत का हिस्सा था कभी। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। भारत को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर के विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है थार का मरुस्थल, छठा है द्वीप समूह। पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 11% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र मिलता है। वहीं पर अगर विशाल मैदानों की बात की जाए तो विशाल मैदान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 43% भाग पर पाए जाते हैं तथा भारत का पठारी क्षेत्र लगभग 28% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। भारत के पहाड़ियाँ लगभग 18% क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। इसे जरा समझ लेते हैं। भारत का पर्वतीय क्षेत्र जो लगभग उत्तर दिशा में यहाँ पर विस्तृत है, यह लगभग 11% भाग पर पाया जाता है। वहीं पर विशाल मैदान जिनके बारे में अभी आपको बताया है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही जो मैदान है वह तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं तथा पठारी क्षेत्र आपका ये वाला हिस्सा है और जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी पूर्वी घाट
तथा पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं, जिनकी ऊंचाई पर्वतों की तुलना में कम होती है लेकिन पठारों और मैदानों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो हमने देखा कि पर्वतीय क्षेत्र 11% भाग पर, मैदानी क्षेत्र 43% भाग पर, पठारी क्षेत्र 28% भाग पर और पहाड़ियाँ 18% भाग पर पाई जाती हैं। भारत की चट्टानों का वर्गीकरण। हमने भूगर्भिक इतिहास के बारे में तो जान लिया। भारत का हिस्सा कभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि पैंजिया से टूटकर बना था। लेकिन इसकी चट्टानें कैसी हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टानें हैं। ये आग्नेय चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अरावली पर्वत है। इनका विस्तार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान में पाया जाता है। इस प्रकार की चट्टानों में नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट, क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फिलाइट इत्यादि प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इनका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ तथा शिमोगा जिलों के नाम पर किया गया है। यह चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें सोना, तांबा, मैग्नीज, लोहा आदि धातुएं पाई जाती हैं। दूसरे क्रम की चट्टानें हैं पुराण क्रम की चट्टानें। इनके भी दो भाग हैं, कुडुप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। पुराण क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानें तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानों के पश्चात हुआ। पुराण क्रम में कुडुप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। कुडुप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडुप्पा जिले से इनका नाम लिया गया है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में तांबा, निकिल, कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीज, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें पूर्वी राजस्थान से लेकर बिहार के सासाराम तक फैली हुई हैं। इनमें हीरा, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कोबाल्ट, निकिल आदि पाए जाते हैं। हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में तथा तेलंगाना के गोलकुंडा जिले में प्रमुख रूप से पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानें तथा धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कुडुप्पा क्रम की चट्टानें तथा विंध्यन क्रम की चट्टानों के पश्चात हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण काल जो है वह कार्बोनिफोरस युग से लेकर जुरासिक युग तक है। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है।
प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ जिनमें महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, कृष्णा नदी घाटी तथा दामोदर नदी घाटी के जितने भी कोयला क्षेत्र हैं वह इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। इस क्रम की चट्टानों का विस्तार झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में मिलता है। भारत का पर्वतीय प्रदेश। भारत के पर्वतीय प्रदेश पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत हैं, जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसमें ट्रांस हिमालय जो तिब्बत का क्षेत्र है तथा बृहद हिमालय या महान हिमालय जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसका निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ है तथा बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय जिसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। ट्रांस हिमालय। बृहद हिमालय, लघु हिमालय तथा बाह्य हिमालय, इनको मानचित्र में देख लेते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत और प्यारे भारत में सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और सबसे बाद में शिवालिक हिमालय है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला तथा महान हिमालय में विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट तथा लघु हिमालय में धौलाधर श्रेणी तथा पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती हैं। बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय कहते हैं वो लघु हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है तथा बाह्य हिमालय के दक्षिण में तराई क्षेत्र पाया जाता है। ट्रांस हिमालय जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति से भी प्राचीन है, यहाँ हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद जास्कर श्रेणी है तथा काराकोरम श्रेणी का ही दक्षिण पूर्व की ओर विस्तार कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी पर्वत में यहाँ पर K2 या गार्डविन ऑस्टिन है जो भारत का सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसी ट्रांस हिमालय से ही हमारी सिंधु नदी, सतलज नदी तथा ब्रह्मपुत्र
नदी निकलती है। इनको जरा मानचित्र में भी देख लेते हैं। यहाँ से हमारी सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से हमारी सतलज नदी भी निकलती है और यहीं से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। यह तीनों नदियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में सर्वोच्च हिमालय, या जिसे हम महान हिमालय कहते हैं, वह पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। इसी पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, वह भी मिलती है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा भी इसी पर्वत का उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 8,594 मीटर है। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा आदि यहीं पर पाई जाती हैं। वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय या मध्य हिमालय मिलता है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां पाई जाती हैं। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटी भी यहीं पर मिलती हैं। मध्य हिमालय में अल्पाइन चारागाह क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तथा उत्तराखंड में दुग्ग्याल कहते हैं या पयार कहते हैं। भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग सभी लघु हिमालय में ही स्थित हैं। लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय स्थित है। यह श्रेणी पंजाब के पोटवार से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 1500 मीटर तक है तथा इसकी औसत चौड़ाई 15 किलोमीटर है। इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। इसे जम्मू में जम्मू पहाड़ी तथा अरुणाचल में डफला, मिरी, मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इनको जरा मानचित्र में भी देख लेते हैं। यह है भारत। भारत के सर्वाधिक उत्तर में ट्रांस हिमालय पाया जाता है। ट्रांस हिमालय के पश्चात महान हिमालय पाया जाता है और महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक। अब महान हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल
बाउंड्री तथा महान हिमालय, लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। इसी महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट के दाहिनी तरफ मकालू ये दोनों पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं तथा मकालू पर्वत चोटी के पूरब में आपको कंचनजंगा पर्वत चोटी मिलेगी, जिसकी ऊंचाई 8,594 मीटर है तथा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा के पूरब में जाएंगे तो आपको नामचा बरवा पर्वत चोटी मिलेगी। अब माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में आपको अन्नपूर्णा पर्वत चोटी तथा अन्नपूर्णा के पश्चिम में आपको धौलाधर पर्वत चोटी तथा धौलाधर पर्वत चोटी के पश्चिम में आपको नंगा पर्वत तथा नंगा पर्वत के पश्चिम में कामेत पर्वत चोटी दिखाई देगी। और इसी कामेत पर्वत चोटी के ही पास में आपको नंदा देवी पर्वत शिखर भी दिखाई देगा, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अब आगे देखते हैं। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री सिडनी बुराड ने किया था। इन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया है। सबसे पहले सिंधु नदी और सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य का जो क्षेत्र है यह वाला, इसे इन्होंने पंजाब हिमालय कहा। फिर सतलज नदी से लेकर नेपाल के पश्चिमी बहने वाली काली नदी तक के क्षेत्र को इन्होंने कुमायूं हिमालय कहा। फिर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को इन्होंने नेपाल हिमालय कहा। नेपाल के पश्चिम में काली नदी तथा पूर्व में तीस्ता नदी बहती है, इसलिए इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब तीस्ता नदी से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक के हिमालयी क्षेत्र को इन्होंने असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य है, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है तथा कुमायूं हिमालय जो सतलज नदी से लेकर काली नदी के मध्य में है, इसकी जो लंबाई है वह 320 किलोमीटर है तथा नेपाल हिमालय जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है तथा असम हिमालय जो तीस्ता नदी तथा दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। सबसे कम लंबाई कुमायूं हिमालय की है तथा सबसे अधिक लंबाई नेपाल हिमालय की है, जो क्रमशः 320 किलोमीटर तथा 800 किलोमीटर है। हिमालय की हिमरेखा साथियों जैसे कोई पर्वत चोटी है। बहुत से आपने ग्लेशियरों का नाम सुना होगा। यह मान लीजिए कोई पर्वत चोटी है, अगर इस पर हम ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करते हैं तो एक समय आएगा कि पहले हमें कहीं बर्फ़
की शुरुआत मिलेगी। मान लीजिए यहाँ से बर्फ़ मिलना शुरू होती है, तो यहाँ से लेकर इस धरातल तक की जो भी ऊंचाई है या जो भी लंबाई है, इसी को हिम रेखा कहते हैं। इस पर्वत की यह हिम रेखा है। हिम रेखा का मतलब है यहाँ से हिम मिलना या बर्फ मिलना शुरू हो गई है। तो नेपाल हिमालय में जो हिम रेखा है उसकी ऊंचाई 4500 मीटर है। असम हिमालय में इसकी ऊंचाई 4220 मीटर है तथा पंजाब हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 5185 मीटर है। कश्मीर हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 6000 मीटर है तथा कुमायूं हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 5200 मीटर है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर भारत का यह है भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र। इसमें कई सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे यह त्रिपुरा में त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ, यहाँ पर मणिपुर है, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ तथा नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, फिर अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिस्सी तथा मिसमी की पहाड़ियाँ, मेघालय में गारो खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मिजोरम में बरेल की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। चलिए मानचित्र पर अच्छे से आपको थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका काराकोरम पर्वत दिखाई दे रहा है, ये काराकोरम है। और ये है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर है लद्दाख, और लद्दाख के दक्षिण में आएंगे तो ये है जास्कर श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी है। ये सभी ट्रांस हिमालय का हिस्सा हैं। और यह है केटू या गाडविन आस्टीन, जो भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। यह पाक अधिकृत क्षेत्र में है। इस पर वर्तमान में पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर चोटियाँ देखें तो माउंट एवरेस्ट से देखना आप शुरू कीजिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट आपको हमेशा याद भी रहेगा, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वह 8848 मीटर है। अब इसके पूर्व की ओर जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट के पूरब में मकालू मिलेगा, जो भी हमने बताया था आपको। और मकालू के पूरब में जाएंगे तो आपको कंचनजंगा मिलेगा, जिसकी ऊंचाई 8598 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं 94 भी मिलता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। कंचनजंगा के पूरब में जाएंगे तो आपको नामचा बरवा पर्वत चोटी मिलेगी। अब माउंट एवरेस्ट के पश्चिम में आएंगे तो आपको अन्नपूर्णा चोटी मिलेगी, जिसके बारे में अभी आपसे बात हो चुकी है। अन्नपूर्णा के पश्चिम में जाएंगे तो आपको धौलागिरी पर्वत चोटी मिलेगी तथा धौलागिरी पर्वत चोटी के पश्चिम में आपको नंदा देवी पर्वत चोटी मिलेगी, जो उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। यहाँ पर 3 पर्वत चोटियों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहली है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यह विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है गाडविन आस्टीन या केटू, इसकी भी ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, 8611 है, क्योंकि यह भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है।
उसके बाद आपको पता होना चाहिए कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए, जो 8,594 मीटर है। क्योंकि पाक अधिकृत क्षेत्र को अगर लेंगे तो फिर यह भारत की ऊंची चोटी नहीं होगी, तब फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कंचनजंगा आती है गाडविन ऑस्टिन के बाद। तो यह भारत के सिक्किम में स्थित है। इसके बारे में हमें, इसकी ऊंचाई के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। यह है हमारा पूर्वोत्तर का मानचित्र। इसमें मिरी की पहाड़ियाँ, अबोर की पहाड़ियाँ, मिसमी की पहाड़ियाँ तथा पटकाई बूम की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। डफला की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश तथा असम के मध्य पाई जाती हैं। मिकिर की पहाड़ियाँ असम में पाई जाती हैं तथा नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में पाई जाती हैं। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में पाई जाती हैं और त्रिपुरा पहाड़ियाँ त्रिपुरा में पाई जाती हैं। बरेल की पहाड़ियाँ असम में पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतिया आपके मेघालय में मिलती हैं। सबसे पश्चिम में गारो है, मध्य में खासी है तथा पूर्व में जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर जनजातियाँ भी हैं। इन्हीं में जनजातियों के नाम पर ही मुख्यतः इन पहाड़ियों का नाम पड़ा है। और आपको पता होगा कि जो मेघालय है या मेघालय का पठार है वह हिमालय का हिस्सा नहीं है। यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर माल्टा गैप द्वारा इसे प्रायद्वीपीय भारत से पृथक कर दिया गया है। तो साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।